उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। काव्या है, रत्नेश है, शुभम है और प्रिंस है, नवदीप है, चेतन है और भी बहुत से बच्चे हैं, प्रीति हैं, सभी जुड़ चुके हैं। सभी को गुड आफ्टरनून और सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और आज की ये क्लास आपकी यूपीपी यानी यू उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए होने वाली है। देखिए देखिए यदि हम बात करें सबसे पहले यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर, ठीक है ना, यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। यूपी पुलिस का एग्जाम, यूपी पुलिस में कौन कौन से एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप इस क्लास से टारगेट कर सकते हैं। यूपी पुलिस में हमारे देखिए इसके थ्रू जो एग्जाम निकलते हैं, एक निकलता है हमारा यूपीएसआई का, ठीक है ना, यूपीएसआई का एग्जाम निकलता है। ठीक, इसके अलावा यूपी कांस्टेबल का निकलता है, यूपी कांस्टेबल का निकलता है, कांस्टेबल का निकलता है। इसके अलावा हमारा जेल वार्डर को लेकर निकलता है, जेल वार्डर को लेकर, ठीक है। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का निकलता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर, ठीक है। तो यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक, इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा देखिए आप एक चीज देखेंगे, आप एक चीज क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो हमारे, एक चीज आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इसके अलावा देखिए अभी जो वैकेंसी आने वाली है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है उसको लेकर टारगेट यदि हम करें, उसको लेकर टारगेट करें तो उसमें हमारी जेल वार्डर की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, जेल वार्डर की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा हमारा यूपी एसआई की भी, कुछ एसआई की भर्ती भी आने वाली है। इसके अलावा हमारा एक एग्जाम लगा हुआ है यूपी रेडियो ऑपरेटर वाला। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना भाई। सभी को गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो। राज है, श्रुति है, नवदीप है, भाई सभी को गुड आफ्टरनून। आप जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। ठीक, चलिए, ठीक, ठीक है, चलिए, ये चीज आपको क्लियर है। ठीक, तो आपको इससे क्या फर्क है, ये ऑपरेटर लिखा तो है, ठीक है ना, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक, तो ये एग्जाम टारगेट करेगी। यदि हम ये इस बैच को लेकर बात करें, किस बैच को, इस बैच को लेकर बात करें, तो यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो यदि मैं ये कहूं यूपी पुलिस के लिए लाभदायक है, नहीं, ये आप जितने भी एग्जाम आप देते हैं यूपी के अलावा, ठीक है ना, जिसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूछा जाता है, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। भाई सभी को गुड आफ्टरनून, आप जुड़ते जाइए, ठीक है। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मैं कवर करा रहा हूं, ठीक है ना। लगभग हम बात करें कितने घंटे का, लगभग हमारी 60 से 70 घंटे की ज्योग्राफी की क्लासेस रहेंगी। 60 से 70 घंटे में ज्योग्राफी कवर होगी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कवर होगी। इसके अलावा कंप्लीट ज्योग्राफी को हम मैप के थ्रू कवर करेंगे, अभी आप आज की क्लास में देखने वाले हो। ठीक, लगभग हम बात करें इसमें हम कितने चैप्टर, यदि हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम 20 चैप्टर कवर करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम 17 चैप्टरों के थ्रू इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे होंगे। यानी हम बात करें लगभग हमारे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर 37 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, 37 चैप्टर होते हैं। हम इन चैप्टरों में इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, इसके अलावा हम बात करें इस क्लास में, मतलब जो आने वाली हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस है, ये पहली क्लास है, इसमें आपको थ्योरी कवर होगी, एमसीक्यू और डाउट सेशन। यानी जो हमारी थ्योरी, जो हम चैप्टर पर डे करेंगे उससे रिलेटेड जब वो चैप्टर हो जाएगा उसके एमसीक्यूज देखेंगे, उससे क्या एमसीक्यूज बनते हैं, और आपके जो डाउट रहेंगे वो आप हमें बताएंगे। एक दिन आपको रख के, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा निकाल के आपके उससे डाउट सेशन लिए जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीजें याद रखनी है। यदि हम आगे की ओर बढ़े और आगे समझें, आगे समझें तो हम ये देखें हम क्या क्या टारगेट करने वाले हैं, ठीक है ना, क्या क्या टारगेट करने वाले हैं। तो आप एक चीज देखेंगे, क्या आप ये चीज देखेंगे कि इसके थ्रू, ठीक है ना, इसके थ्रू हम देखिए, यदि हम बात करें एग्जाम एनालिसिस करने के बाद, तो ये जितनी भी क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है ना, जितनी भी क्लासेस बनाई गई हैं ये एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद बनाई गई हैं। यानी लेवल हमें ये देखना होगा, लेवल क्या होगा। तो यदि हम लेवल को लेकर बात करें तो यूपी एसआई के लेवल को हम लेकर चलेंगे तो यूपी कांस्टेबल का लेवल अपने आप कवर होगा। यानी आपको जब इस चैप्टर के बाद, पहले चैप्टर के बाद यूपी एसआई के क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, तो आप यदि उन्हें हल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो टारगेट ये रहेगा हमारा कि इसमें कम से कम हम यूपीएसआई के लेवल के क्वेश्चंस को कवर करें, ठीक है, लेवल के क्वेश्चन को कवर करें। हाँ, डेली इसी टाइम पर क्लास होगी आपकी 2 से 3। सोर्स ऑफ कंटेंट क्या होगा, देखिए मार्केट में आपको पता है बुक्स आती हैं, ठीक है ना, अदर्स बुक्स जो जितनी भी हमारी, ठीक, बुक्स जो है, इसके अलावा मेन जो मेरा कंटेंट का रेफरेंस है वो है हमारा एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में मेन जो हमारा जो रहेगा वो यूपी की एग्जाम, यूपी में बुक आती है 6
7th और 8th की ज्योग्राफी की बुक आती है, 6, 7, 8 की ज्योग्राफी की बुक आती है, कंप्लीटली आपको इनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। यानी आप ये देखेंगे कि आपको एनसीईआरटी नहीं, मतलब स्टेट की जो हमारी यूपी में प्राइमरी में बुक चलती है ना 6, 7, 8 की, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। उनका कंटेंट आपको अच्छे से कराया जाएगा, ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, वो इन्हीं बुकों से देखने को मिलेगा। बाकी अदर बुक को लेकर बात करें तो ये वो बुक्स होंगी जो हमारे मार्केट में आपको बहुत देखी होंगी, ठीक है ना। तो ठीक, तो आपको वहां से सारी चीजें कवर होंगी, ठीक, कवर होंगी बहुत अच्छे से। ठीक, यदि हम बात करें आगे की ओर, यदि हम बात करें इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कवर होने वाले हैं, तो पूरी ज्योग्राफी को लेकर बात करें तो लगभग हमारे 20 चैप्टर हैं, ठीक है ना। कितने चैप्टर हैं आपके? 20 चैप्टर हैं, ठीक। तो ज्योग्राफी को लेकर बात करें हमारे 20 चैप्टर हैं, और 20 चैप्टर के अलावा आप ये देखेंगे कुछ चैप्टर हमारे मर्ज हैं। मर्ज यानी आप ये देखेंगे जैसे हम झीलों को पढ़ रहे हैं तो नदियों में हम झीलों को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, नदियों में हम झीलों को पढ़ लेंगे। तो इस टाइप से हमारे कुछ, हमारे जो टॉपिक है वो मर्ज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। तो उसको, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो हमारे 25 चैप्टर है, लेकिन अगर आप इन्हें खोल के देखते हैं तो आपके लगभग लगभग हमारे 30 से 35 चैप्टर बैठेंगे, ठीक है ना, 30 से 35 चैप्टर बैठेंगे। यदि हम बात करें, सबसे पहला चैप्टर हम उठाते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति विस्तार को लेकर बात करें तो हमें क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत के किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत के कितने स्थलबद्ध राज्य हैं, कितने हमारे तटीय राज्य हैं। तो इन सभी को लेकर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसको लेकर? आप कहेंगे ठीक, तो आप कहेंगे ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं किसमें? भारत की अवस्थिति विस्तार। भारत के भूभौतिक क्षेत्र को लेकर बात करें, भूभौतिक क्षेत्र के अंतर्गत हमें हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय है, ठीक है ना, इसके अलावा भारत के पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सभी भूभौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इन सभी को कवर करेंगे, ठीक, इन सभी को कवर करेंगे भूभौतिक क्षेत्र में। यदि हम बात करें हिमालय को लेकर, ठीक है ना, हिमालय को लेकर, ठीक, हिमालय को लेकर बात करें तो हिमालय को लेकर बनते हैं क्वेश्चन। कौन सा? मतलब आपको दे दिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है ना, इसके अलावा पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा, ठीक, इसके अलावा महाभारत श्रेणियां ये कहां पर पड़ती हैं, किस राज्य में पड़ती हैं, ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, मिड हिमालय का हिस्सा है, या फिर हमारा किसका हिस्सा है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। यूपी चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करें इसके अलावा उत्तर पूर्वी हिमालय को लेकर। उत्तर पूर्वी हिमालय में गारो खासी जयंतियां, ठीक है ना, मिकिर रेंगमा जैसी पहाड़ियां, पर्वत चोटियां, ये सभी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, ठीक, ये सभी हमें देखने को इसके अंतर्गत मिलती है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को लेकर बात करें, यदि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों में हम देखें तो हमें देखने को मिलते हैं क्या क्या? आप हमें पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कार्डेमम या फिर इलायची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये सभी हमें देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? आपके प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बात करें, भारत के दर्रे, भारत के पासेस। आपसे पर्टिकुलर आपसे एक दे देगा, ठीक है ना, दे देगा, क्या दे देगा आपको? आपको दे देगा कि जोजिला पास कहां पर है, ठीक है ना, पीर पंजाल पास कहां पर है, ठीक, खारदुंगला पास कहां पर है, माना, नीति और लिपुलेख पास कहां पर है, किस राज्य में है, ये भारत को किस देश के साथ जोड़ते हैं। पर्टिकुलर आपको ये दे देगा तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ने का काम करता है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे भारत के दर्रों के अंतर्गत। यानी हम ये देखेंगे कौन सा दर्रा हमारा किस राज्य में है, इसके अलावा हम ये देखेंगे किसको किससे कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? ये सारी चीजें हम देखेंगे भारत के दर्रों के अंतर्गत। यदि हम बात करें भारत के द्वीपों को लेकर, ठीक है ना, भारत के द्वीपों को लेकर, यदि भारत के द्वीपों को लेकर बात करें तो भारत के द्वीपों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, भारत के द्वीपों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमसे पूछ लेगा अंडमान निकोबार द्वीप हमारा कहां पर पड़ता है, ठीक, इसके अलावा हमारा लक्षद्वीप कहां पर पड़ता है, ठीक है ना, इसके अलावा हमें आपसे पूछ लेगा कि हमें अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप को लेकर इनकी अवस्थिति क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ठीक है ना, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर देखने को मिलता है,
इसके अलावा आपसे पूछ लेगा भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है। ठीक, तो इस टाइप का हमें चीजें देखने को मिलती है भारत के द्वीप यानी आइलैंड्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा हम बात करें भारत के मैदानी भाग। अच्छा, मैदानी भाग में हमें मध्यवर्ती मैदानी भाग, पठारी क्षेत्र वाला मैदानी भाग, ठीक है ना, इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी भाग, इनको कवर करेंगे हम किसके अंतर्गत, आप कहेंगे मैदानी भागों के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता हमारा भारत की नदी तंत्र। यदि नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम को लेकर बात करें तो रिवर सिस्टम में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें रिवर सिस्टम में, तो रिवर सिस्टम में हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो हिमालय रिवर सिस्टम, कौन सा, हिमालय रिवर सिस्टम। ठीक, दूसरा देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम, कौन सा, प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम। अच्छा, हिमालय रिवर सिस्टम को लेकर बात करें तो इसके अंतर्गत हमें अलग अलग नदियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, अलग अलग नदियां देखने को मिलती हैं। रोहित भाई, आप पागल हो क्या? आपने कुछ खाया है क्या सुबह? इतनी आसान आराम से पढ़ा रहा हूं फिर भी जल्दी कर रहे हो। एक एक कमेंट को कॉपी करना, लगातार उसे पेस्ट करते जाना, ठीक है ना। ठीक, तो ये कौन सा तरीका है आपका? ठीक, स्टेट के एग्जाम के अलावा जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आ रहा है उसके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। एक कमेंट को लो और उसे पेस्ट करते जाओ, ये एक बेवकूफ इंसान की पहचान है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम बात करें किसको लेकर, हिमालय को लेकर, यदि हम हिमालय को लेकर बात करें तो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हमें 3 रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रिवर सिस्टम, आप कहेंगे एक तो है हमारे पास कौन सा, सिंधु रिवर सिस्टम, ठीक है ना, सिंधु रिवर सिस्टम। दूसरा हमारे पास है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है ना, गंगा। और तीसरा है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, कौन सा, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। 3 हमें रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं हिमालय रिवर सिस्टम के अंतर्गत। यदि हम बात करें किसको लेकर, यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को लेकर तो इसमें हमें 2 देखने को मिलते हैं। एक हमें अरब सागर की नदियां, यानी अरब सागर में जो नदियां जल गिराती हैं, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल गिराती हैं। तो रिवर सिस्टम को हम लगभग हमारी 4 से 5 क्लास होंगे, जिसमें हम 2 से 3 क्लासों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और लगभग 2 से 3 क्लासों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक ठीक, ऐसी सारी चीजें जो है, हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो ये हम कवर करेंगे नदियों के अंतर्गत। उसके बाद भारत की नदी परियोजनाएं आपसे पूछ लेगा, कावेरी नदी परियोजना के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा हमारे डैम, इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम के बारे में पूछ लिया, मुल्ला पेरियार बांध के ऊपर पूछ लिया, ठीक है ना, इडुक्की डैम के ऊपर पूछ लिया, नागार्जुन सागर बांध के ऊपर पूछ लिया। ठीक, इसके अलावा हमारा जो हमारा भागड़ा नागल बांध है उसके बारे में पूछे। ये सभी हमारे नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें इंग्लिश में क्या बताना है बताइए, नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को लेकर बात करें तो हम क्या देखेंगे, तो आप ये देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पूछा जाता है भारत में सबसे ज्यादा बरसात यानी रेनफॉल किस मानसून से होता है, किस क्लाइमेट के थ्रू होता है। ठीक है ना, या फिर पूछ लेगा तमिलनाडु में बारिश होने का पीछे रीजन क्या है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो हैं इन पर बारिश सर्वाधिक क्यों होती है जबकि मानसून तो बराबर पहुंचते। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश किस मानसून से होती है। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, यूपीजी के मैं पढ़ाऊंगा, और जिसने यूपीजी के मेरी नहीं देखी हो तो राकेश यादव चैनल जो है RYP, उस पर जाकर अब यूपीजी की 5 घंटे की क्लास कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, आगे की ओर बढ़े। बाकी के हमारे चैप्टर ये रहे। भारत की मिट्टियां, यदि मिट्टियों को लेकर बात करें तो हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। ठीक, तो ये सभी हमें कहां पर देखने को मिलती है, भारत की मिट्टियों के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा हम बात करें भारत की वनस्पति यानी वेजिटेशन ऑफ इंडिया, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि आपसे पूछ लेगा नीम है, बबूल है, खजूर है, खेजड़ी है, ये वृक्ष हमारे किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं भारत की वनस्पति यानी वेजिटेशन ऑफ इंडिया में। भारत के खनिज, अब मिनरल्स डाटा आपको याद करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, राज्यवार, राज्य में किस मिनरल्स का क्या डाटा है। ठीक है, पूरे विश्व में क्या योगदान है, इस टाइप के।
बात करें भारत के परिवहन को लेकर, तो इसके अंतर्गत हमें जल परिवहन, वायु परिवहन और हमें क्या स्थल परिवहन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जैसे हम उठाए बंदरगाह यानी पोर्ट्स को लेकर, तो पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे ये पोर्ट्स किस राज्य में है, इसका वर्तमान में नाम क्या है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा पोर्ट हमारा पूर्वी घाट पर यानी ईस्टर्न घाट पर है, कौन सा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस पोर्ट को देखने को मिलते हैं। हाँ, हर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा हर चैप्टर्स को लेकर, ठीक है ना। ठीक, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई में मैं सिलेक्टेड था, मतलब था का मतलब यह है कि मेडिकल एंड में मेडिकल आउट हुआ था, तो मैं उम्मीद ऐसी करूंगा कि मैं आपको वो कंटेंट दे पाऊंगा जो मैंने खुद पढ़ा था। ठीक, ये आपका, आप कहां से वो बात अलग है, ठीक है ना, ये बात पूछने की नहीं है, कोर्स का नहीं है। भारत की कृषि यानी भारत की एग्रीकल्चर को लेकर बात करें तो एग्रीकल्चर डाटा याद करना पड़ेगा आपको, और फसलों के प्रकार। ठीक, इसके अलावा उद्योग को लेकर बात करें तो इसमें उद्योग जैसे चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ठीक है ना, इनके अलावा चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोह उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, ये सभी उद्योग हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, जो हमारा भारत के उद्योग यानी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। भारत की जनजातियां, पर्टिकुलर जनजाति दे देगा, थारू, भुक्सा, भेटिया, जौनसारी, ये हमारी जनजातियां जो है वो किस राज्य में है, इनकी विशेषताओं को लेकर, मीणा, गरसिया, कालबेलिया, ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं भारत की जनजातियों के अंतर्गत। ठीक, चलिए यदि हम बात करें, इसके अलावा हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भारत की भू आकारिक संरचनाएं, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे भारत के जलप्रपात, ठीक है ना, जलप्रपात यानी वाटरफॉल इंडिया। ठीक, चूलिया जलप्रपात कहां पर है, ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, गरसोप्पा जलप्रपात कहां पर है, किस राज्य में है, किस नदी पर है, ये सभी हमारी कवर होंगे। बाकी की जो टॉपिक आपको ये लग रहा हो नहीं कवर हो रहे, ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये लग रहा कोई टॉपिक छूट गया है तो आप देखेंगे जब हम रिवर को कंप्लीट करेंगे तो उसमें झीलों को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपस में क्वेश्चन जो है मर्ज होके चलेंगे। ठीक, हाँ, हिस्ट्री में ही लूंगा। ठीक, तो आप ये सारी चीजें कंप्लीट है तो आप एक बार मेरे साथ थम्सअप करेंगे, सिलेबस हमारे लिए समझ में आया, पीएनजी नहीं, आपको पूरी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी प्रिंटेबल फॉर्म में, मैप लगे हुए, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कैसे पढ़ाने वाला हूं। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आप एक बार, मुझे ऐसा उम्मीद है आप एक बार जल्दी से कहेंगे यस सर क्लास शुरू की जाए, आज की थ्योरी शुरू की जाए, हम समझने के लिए तैयार हैं, जल्दी से एक बार करेंगे। आपकी एक कमेंट का वेट है, फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस आप सभी को पता होता है, जरूरत है तो हमें पढ़ने की, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने विवेक सर से ज्योग्राफी पढ़ ली है तो आप यहां से मन चाहे तो प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आप जानते हैं उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, स्टैटिक जीके भी इसी बैच में होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कमेंट आने लगे यस सर। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यदि हम बात करें कि जियोग्राफी शब्द जो है, जियोग्राफी शब्द किस वर्ड से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे जियोग्राफी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस यानी जियो का मतलब होता पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता वर्णन या फिर अध्ययन करना, अध्ययन करना या फिर उसका वर्णन करना, ठीक है ना, अध्ययन करना या फिर वर्णन करना, यानी किसी चीज का अध्ययन, जैसे जियोलॉजी, ठीक है ना, तो ग्राफोस वहीं से आया है, ठीक है ना, ग्राफी। ठीक, तो आप याद रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे, यानी जियो और ग्राफोस से बना है जियोग्राफी, और जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना, यानी जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जल प्रपात है, भूमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, इन सभी को कंप्लीट करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है जियोग्राफी। इस जियोग्राफी को सबसे पहले पढ़ने की शुरुआत एराटोस्थनीज ने की थी, इसलिए एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ऐसा किसमें किया था, इनकी पुस्तक थी जियोग्राफी का, जियोग्राफी का एक शब्द दिया था अपनी पुस्तक में, और वहीं से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है ना, वहीं से शुरुआत होती है। हाँ, क्वेश्चन पूछिए जो आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या समझे, आप ये समझे जियोग्राफोस का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। और जियोग्राफी के फादर किसको कहा जाता है, वो है एराटोस्थनीज। तो आपसे पूछेगा जियोग्राफी के फादर कौन है, तो जियोग्राफी के फादर एराटोस्थनीज है, ठीक है ना, एराटोस्थनीज है। यदि मैं बात करूं यूपी कांस्टेबल में, तो यूपी कांस्टेबल में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जियोग्राफी के देखने को मिलेंगे, तो आप इनके लिए तैयार रहना। अब बहुत बेसिक, मतलब यहां से क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, भारत
किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछे भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एक महाद्वीप है जो आपको दिख रहा होगा, यह है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यह है एशिया महाद्वीप। ठीक, और एशिया महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है इंडिया। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडिया। यानी इंडिया किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो 7 महाद्वीपों में से इंडिया एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और एशिया महाद्वीप में भी कहां पर पड़ता है? तो साउथ एशिया महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है ना? ठीक, तो आप क्या कहेंगे? ठीक, आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे द इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट, एंड इट्स इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है ना? इसका मतलब ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहां से कवर हुआ भाई। क्या कवर हुआ? आपको पता है ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना? ये कौन सा है? आप कहेंगे ये है यूरोप महाद्वीप। ये कौन सा? ये है यूरोप महाद्वीप। ठीक, ये कौन सा? आप कहेंगे ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है ना? ये कौन सा है? आप कहेंगे ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है ना? ये कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो आपसे पूछेगा ये कौन सा है? ये है एशिया कॉन्टिनेंट। कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। तो आपसे क्वेश्चन बना भारत किसका हिस्सा है? तो आपने कहा भारत एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है ना? साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये। ठीक मेरे भाई, चलिए ठीक, ये मेरी आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार हुए, 2 क्वेश्चन तैयार हुए। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, क्या है? ठीक है ना? क्या चीज है वो देखिएगा, वो देखिएगा। ठीक है ना? क्या चीज है देखिए, ये यहां पर अब डाटा जो है वो चेंज हो गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां पर डाटा अलग अलग बुक में देखिए, ऑथेंटिक डाटा यही जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, यदि हम बात करें किसको लेकर, इसको लेकर बात करें। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, भारत जो है, भारत, ठीक है ना, भारत जो है वो पूरे विश्व में किस पोजीशन पर आता है? तो आप कहेंगे ये पूरा लैंड एरिया है, पूरा लैंड एरिया है, और भारत इस पूरे लैंड एरिया को के 2.4% क्षेत्रफल को घेरे हुए है। यानी इंडिया का एरिया कितना है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इंडिया का एरिया कितना है। तो आपको इंडिया का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया का एरिया है, इंडिया का एरिया है। और इसी एरिया के साथ साथ यदि हम बात करें पूरे विश्व का एरिया 100% है, ठीक है ना, पूरे विश्व का एरिया 100% है, तो इंडिया का एरिया 2.4% है। यानी इंडिया पूरे एरिया का, पूरे विश्व के लैंड एरिया का, किसका? भूभाग का, पूरे विश्व के भूभाग के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है? तो आप कहेंगे 2.4% क्षेत्रफल पर है, एरिया पर है। ठीक है ना? अच्छा, इस एरिया के साथ भारत किस पोजीशन पर आता है? तो आप कहेंगे भारत 7th पोजीशन पर आता है। किस पोजीशन पर आता है? 7th पोजीशन पर आता है, एरिया वाइज। किसके बाद? एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7th पोजीशन पर आता है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि इससे पहले 6 हमारे कौन कौन से हैं? ठीक, 6 कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे हमारे पास 6 जो है इससे पहले वो कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले पर हमारा आता है, सबसे पहले पर हमारा आता है रूस, यानी रसिया हमारा पहले पर है। ये है रूस, जो कि हमारा यूरोप और एशिया दोनों में है। तो ये है रूस, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है ना? सेकंड पर आपको दिखेगा, यहां पर सेकंड पर यहां पर हमें देखने को मिलता है, ये है कनाडा। ये क्या है? ये है कनाडा। ठीक है ना? थर्ड पर हमें देखने को मिलेगा यूएसए। कौन सा है? यूएसए हमें थर्ड पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पर हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो आपके फोर्थ पर हमें देखने को मिलेगा, देखिए रूस, कनाडा, हाँ, रूस, कनाडा, यूएसए। उसके बाद फोर्थ पर चाइना। फोर्थ पर कौन सा? फोर्थ पर चाइना। फिफ्थ पर हमें कौन सा देखने को मिलेगा? यह है ब्राजील। ये कौन सा? यह है ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ब्राजील। ठीक, उसके बाद आप कहेंगे उसके बाद कौन सा है? तो 6 पर हमारा है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7th पर कौन सा है? तो आप कहेंगे 7th पर हमें देखने को मिलता है, 7th पर कौन सा है? तो 7th पर हमारा इंडिया। ठीक है, 7th पर कौन सा? 7th पर अपना इंडिया है। तो आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व के भारत 7वीं पोजीशन पर आता है। कितने पोजीशन पर? 7वीं पोजीशन पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले पर आता है हमारा रूस। सेकंड पर कौन आता है? सेकंड पर कनाडा आता है। ठीक है ना? थर्ड पर कौन आता है? थर्ड पर यूएसए आता है। आप कहेंगे फोर्थ पर कौन सा आता है? तो फिर फोर्थ पर चाइना आता है।
चाइना फोर्थ पर आता है। फिफ्थ पर कौन सा आता है, तो फिफ्थ पर हमारा कौन सा आता है, ब्राजील आता है। पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। आपके सेवंथ पर, सिक्स पर कौन आता है, तो सिक्स पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, जो कि एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। तो सेवंथ पर कौन सा आता है, सेवंथ पर इंडिया आता है। सेवंथ पर इंडिया आता है। तो आपसे पूछेगा, ठीक है ना, आपसे क्या पूछेगा, ठीक है ना, आपसे ये पूछेगा कि जो इंडिया है, ठीक है ना, जो इंडिया है, वो इंडिया जो है हमारा, इंडिया से जस्ट नीचे क्षेत्रफल में कौन सा देश है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लिखेंगे पहले पर कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है यूएसए, यूएसए के बाद कौन सा, चाइना, चीन, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक, तो आपको तीसरे पर चाइना है। दुर्गा भाई वो जो आता है ना, देखिए ये विवादित है, विवादित है, लेकिन आप तीसरे पर जो है, वो तीसरे पर यूएसए को याद रखेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है उसको लेकर क्षेत्रफल में जोड़ लें तो वो हमारा कौन सा आता है, वो हमारा यूएसए आता है। ठीक है ना, थर्ड पर चाइना है, थर्ड पर चाइना है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, थर्ड पर चाइना नहीं है, ठीक, थर्ड पर चाइना नहीं है, थर्ड पर यूएसए है, और ये विवादित है, ठीक है ना, ये विवादित है। ठीक, तो आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा, आपने क्या समझे, आप ये समझे कि हमारा पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत का एरिया कितना है। तो आपने कहा सर पूरे भारत का जो एरिया है ना, वो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का एरिया है। इसके साथ भारत पूरे विश्व के लैंड एरिया के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है, 2.4%। 100% यदि पूरे विश्व का लैंड एरिया है तो इंडिया उसके 2.4% क्षेत्रफल पर है। इसी के साथ भारत किस पोजीशन पर आता है, तो 7th पोजीशन पर आता है। किस पोजीशन पर आता है, 7th पोजीशन पर आता है। ठीक, अच्छा, इससे ऊपर के 6 देश कौन कौन से हैं, तो ये एक रूस है, ठीक है ना, एक रूस है, इसके अलावा हमारा कनाडा है, ठीक है ना, कनाडा है, इसके अलावा उसके बाद चाइना है, ठीक है ना, यूएसए है, यूएसए के बाद हमारा फोर्थ पर चाइना है, उसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ब्राजील है, कौन सा है, ब्राजील है, 6 पर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, 6 पर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है, और 7th पर अपना इंडिया आता है। 7th पर कौन सा आता है, इंडिया आता है। और इंडिया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये मैंने आपको बता चुका हूं, किसका, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और एशिया महाद्वीप में किसका, एक मिनट रुकेंगे, किसका हिस्सा है, तो आपके एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है इंडिया, ठीक है ना, इंडिया। और एशिया महाद्वीप के हिस्से के साथ साथ साउथ एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहां पर, साउथ एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, हाँ सभी के लिए हेल्पफुल होगा। दुर्गा मेरे भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना तीसरे पर चाइना है, वो विवादित है। और अगर क्षेत्रफल में आप देखें ना, जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट है उसके आधार पर यूएसए तीसरे पे, फोर्थ पर चाइना आता है। ठीक है, चलिए करो रे कमेंट। दुर्गा भाई इतनी कमेंट कर, इतनी कमेंट करके भर दे कमेंट को बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि थर्ड पर जो है, आप नेट पर डालेंगे आपको थर्ड पर बेझिझक आपको दिखा देगा चाइना। लेकिन आप एक चीज याद रखना, ये विवादित बाउंड्री जो होती है इसके आधार पर जो सबसे प्रमाणिक रिपोर्ट माने तो थर्ड पर हमारा यूएसए आता है। ठीक है, चलिए 24% क्या है, चलिए 24% क्या है, 24 नहीं है, 2.4% है भाई, 2.4%, 2.4%। ठीक है ना, 2.4% है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां तक चीजें मैं ऐसी करता हूं, यहां तक ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें जो हो वो कंप्लीट हुई होंगी। ठीक है, यदि हम बात करें, देखिए आगे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या आपको यहाँ वो वाली स्लाइड आपको, ठीक है ना, उस वाली स्लाइड को हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, उस वाली स्लाइड को हम बाद में पढ़ेंगे। अरे भाई, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज है, इंग्लिश में भी इरेटोस्थनीज ही होगा। आपका इंग्लिश में नाम गोपाल है क्या, गोपाला हो जाएगा, गोपाल कुमारी, कुमारी हो जाएगा, नहीं, गोपाल है तो गोपाल ही रहेगा। वो इरेटोस्थनीज इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे ये पूछेगा भारत की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है।
भारत की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है और भारत की ईस्ट टू वेस्ट कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है, तो आपने ये है 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर भारत की नॉर्थ से साउथ लंबाई है। कितनी? नॉर्थ से साउथ 32-14। वहीं हम बात करें इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे ये है 29-33। 29-33 जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी इंडिया जो है वो किस प्रकार लंबा है, तो आप कहेंगे इंडिया जो है वो नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है। कितना? नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है। ठीक है ना? ठीक, नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, भारत जो है नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है। ठीक है ना? कितना है? 32-14। जबकि ईस्ट से वेस्ट जो है इंडिया की डिस्टेंस, यानी पूरब से पश्चिम कितनी है? 29-33 है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारत की नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है? 32-14। ईस्ट से वेस्ट कितनी है? 29-33 है। कितनी है? 29-33 है। ठीक है? ठीक, 29-33 है। ये चीज आप समझे? ठीक, तो आपको मैंने बताया, ये हुआ कि कंप्लीट। मैंने आपको बताया था इंडिया का क्षेत्रफल कितना, 32-87-263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का एरिया था। और भारत की नॉर्थ से साउथ कितनी है? 32-14 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? 29-33 किलोमीटर है। कभी कभी इनका डिफरेंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कभी कभी इनका डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, डिफरेंस पूछ लेता है। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, पूरे लैंड एरिया का इंडिया कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है? 2.4%। और इसी के साथ इंडिया 7th पोजीशन पर आता है। 7th पोजीशन पर आता है। ठीक है? ठीक, तो यहां तक आपकी चीजें जो है वो वॉइस प्रॉब्लम अब आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने बोल दिया नीचे ऐसा वर्किंग का काम थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है ना? वो ड्रिल मशीन चला रहा है। ठीक, चलिए जी मेरे भाई। ठीक, यहां तक चीजें कंप्लीट है। तो चलिए, इतने साउंड गया, इतने आप ये बताएंगे। ठीक है ना? ये बताएंगे आप कि आपको अब तक चीजें कैसी समझ में आई हैं। ठीक है ना? अब तक चीजें कैसी समझ में आई हैं, जल्दी से बताएंगे आप। जल्दी से बताइए कैसी चीजें समझ में आई है, अब तक जो चीजें हैं वो आपको कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है। देखिए, यदि हम बात करें इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, इंडिया पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर इंडिया की पोजीशन क्या है, जनसंख्या के आधार पर। तो आप कहेंगे जनसंख्या के आधार पर इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर चाइना है। आप कहेंगे अभी तो भारत पहले पर आया था। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया पहले स्थान पर है। लेकिन अभी इंडिया की क्या नहीं आई है? अभी आप कहेंगे अभी इंडिया की जो है वो नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई, जनसंख्या रिपोर्ट नहीं आई, जनगणना रिपोर्ट नहीं आई है। तब तक हम ये नहीं कह सकते इंडिया जो है वो फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर है। लेकिन आप ये याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के आधार पर इंडिया किस पोजीशन पर आता है, तो वो फर्स्ट लिखेंगे आप। लेकिन अभी वर्तमान में इसे स्टैटिक से जोड़ के पूछे, ज्योग्राफी में पूछे कि इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर की कंट्री है, तब आप कहेंगे प्रथम नंबर की, फर्स्ट नंबर पर आता है। तो हमारा सेकंड नंबर पर आता है। और तब पूछे फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर चाइना है और सेकंड पर इंडिया है। ठीक है? सेकंड पर इंडिया है। तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन का कितना परसेंट इंडिया के पास है, तो आपने 17.5% पॉपुलेशन इंडिया के पास है पूरे विश्व की। तो 17.17% इंडिया के पास पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है ना? ठीक है? ठीक, पूरे विश्व की इतने परसेंट जनसंख्या है। तो यहां तक चीजें आपकी कंप्लीट है। यानी जनसंख्या के हिसाब से सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट पर चाइना है। अगर करंट से रिलेट करें तो पहले पर इंडिया है। ये करेक्ट कीजिए चीज। ठीक है ना? इसे जोड़ के चलिएगा। यदि हम बात करें, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कितने परसेंट है? 17.5%, 17.5% क्षेत्रफल के साथ। ठीक है ना? 32-14 29-33 में डिफरेंस बता दो। ले भाई, 32-14 यहां लिख और 29-33 यहां लिख, 29-33 यहां लिख। ठीक है ना? ये गया, कितना बचा? एक बचा। ठीक है ना? ये यहां पर 11 हुआ, 11 में से हमारा कितना गया? 3 गया, तो हमारा 8 बचा। ठीक है ना? ये हमारा 8 बचा। और यहां पर क्या यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा 11 जाएगा, 9 तो 11, 281 किलोमीटर डिफरेंस है। 281 किलोमीटर क्या है? डिफरेंस है दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम वाले में। ठीक है? ठीक है, चलिए।
आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सारी सारी चीजें जो है ना आपको नोट्स में मिलने वाली है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको ये सभी चीजें पीडीएफ में अच्छे से नोट्स में मिलेंगी, समझाता हुआ भी चलूंगा। ठीक ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मिलेगा, भारत का विस्तार देखने को पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक है ना, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो आप कहेंगे, देखिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझने के लिए तो हमारा अक्षांश का मतलब क्या होता है, हमारा आपके अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, और देशांतर का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड। तो हमारा ये क्या है, ये लैटिट्यूड है। तो हम अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल डिफरेंस को नापेंगे वो 0 डिग्री से नापेंगे। किससे नापेंगे, 0 डिग्री से नापेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें, आपसे पूछेगा इंडिया जो है इक्वेटर यानी 0 डिग्री से किस तरफ है, तो इंडिया 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ है। कहां है, नॉर्थ की तरफ है। आपसे पूछेगा इंडिया 0 डिग्री देशांतर से किस तरफ है, ये तो अक्षांश था इक्वेटर, तो इससे किस तरफ है, आप कहेंगे इससे ईस्ट की ओर है। किस ओर है, ईस्ट की ओर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया किस गोलार्ध में पड़ता है, तो इसीलिए कहा जाता है इंडिया नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है। कौन सा, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर इंडिया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया। ठीक है ना, गोलार्ध में है। सबसे पहली चीज ये बनी, इंडिया किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया। ठीक ठीक है, चलिए यदि हम बात करें कि अब इंडिया का पूछेगा, इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, तो आप एक चीज समझिएगा, ये 0 डिग्री है। ये कितना है, ये 0 डिग्री है। अब हम इससे नॉर्थ की ओर चलेंगे तो इंडिया का ये वाला हिस्सा आएगा, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री और 4 मिनट है। हम इससे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आएगा 37 डिग्री 6 मिनट। कितना आएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट। तो आपसे पूछेगा इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 0 डिग्री अक्षांश से नापा जाएगा। ठीक है ना, अक्षांश से नापा जाएगा। तो आप कहेंगे 0 डिग्री, जब अक्षांश से हम नॉर्थ की ओर चलेंगे तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट आता है, जो कि हमारा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु है। तो हमारा क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा, जो कि इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल है यहां पर, इंदिरा कॉल। तो ये क्या है, ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। ठीक, अच्छा ये इंदिरा कॉल हुआ। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है ये हमारा है कन्याकुमारी। ठीक है ना, ये है कन्याकुमारी, कुमारी। ठीक है ना, चलिए ठीक। तो आपसे पूछेगा कि इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे इंडिया का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर है, क्योंकि ये सभी डिस्टेंस 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर है। ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ होगा। इसका मतलब इंडिया का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर जाता है। कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक ठीक है जी, ठीक है। चलिए यदि हम बात करें, अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी को हमने पैरेलली बांटा, वो अक्षांश रही, और हमने ऐसे बांटा, खड़ी रेखाओं में बांटा, वो हमारे देशांतर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम आगे की ओर बढ़े तो आप आगे क्या देखेंगे, आप कहेंगे 0 डिग्री से जो है इंडिया, ये है 0 डिग्री देशांतर, लॉन्गिट्यूड, इससे इंडिया ईस्ट की ओर है। कहां है, ईस्ट की ओर है। तो आपसे पूछेगा इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो आप कहेंगे ये देशांतर यहां से इंडिया का लास्ट वाला पॉइंट शुरू होता है और ये 68 डिग्री 7 मिनट है। क्या है, 68 डिग्री और 7 मिनट है। वहीं ये वाले लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री और 25 मिनट है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा इंडिया का ठीक है ना, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप कहेंगे देशांतरीय विस्तार जो है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट क्योंकि 0 डिग्री से देशांतर से ईस्ट की ओर है, इसीलिए 0 डिग्री से ईस्ट की ओर है, इसीलिए कहते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है। तो ये भी ईस्ट होगा हमारा, और यहाँ की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो ईस्ट होंगी। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर जाता है। तो ये इंडिया का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिया का देशांतरीय विस्तार है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़े। सिद्धार्थ करें भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इसके अलावा समझने की भी कोई भी जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। अगर आपको इतने समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यकीन मानिए आपको उसके बाद भी समझने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप समझें। आपको आदत है केवल और केवल आपको पीडीएफ मिल जाए उसे रट्टा मारना चालू कर दे, ठीक है। चलिए ठीक, तो आप क्या समझे, आप ये समझे, आप यहां से ये समझे, मैंने आपको बताया था यहां पर कहीं नीचे 0 डिग्री हमारा क्या पड़ा होगा, अक्षांश पड़ा होगा, और 0 डिग्री अक्षांश से इंडिया का सबसे लास्ट वाला पॉइंट पड़ा होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट पड़ा होगा। ठीक, तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पर ये देखेंगे क्या कि यहां पर ये वाला जो है हमारा कौन सा राज्य है, आपको तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, और इसी तमिलनाडु का एक स्थान पड़ता है कन्याकुमारी, ठीक है ना, कन्याकुमारी पड़ता है। तो आपसे पूछेगा ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये कौन सा स्थान है, आप कहेंगे ये कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी किसका है, किस राज्य का हिस्सा है, आप कहेंगे तमिलनाडु का है, किसका है, तमिलनाडु का है, ठीक है ना, और कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट के बाद 9 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, और एंड में ये पड़ा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री और 6 मिनट। अच्छा ये वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे यहां पर एक हमें देखने को मिलता है, क्या हमें देखने को मिलता है, यहां पर एक यूटी है हमारा, कौन सा, लद्दाख, ठीक है ना, यहां पर एक लद्दाख यूटी है, वो हमें देखने को मिलता है लद्दाख, और इसी लद्दाख में हमें क्या देखने को मिलता है, आपने इसी लद्दाख में हमें एक स्थान देखने को मिलता है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, यानी 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो वास्तव में क्या है, वो स्थान है इंदिरा कॉल, कहां पर पड़ता है, आप कहेंगे लद्दाख में है, कहां पर है, लद्दाख में है, कहां पर है, आप कहेंगे ये है लद्दाख में, ठीक है ना, ये कहां पर है, ये है लद्दाख में, ठीक है। चलिए ठीक, तो उसके बाद हम बात करें, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पर कहीं 0 डिग्री देशांतर पड़ा होगा, 0 डिग्री देशांतर, और इस 0 डिग्री देशांतर से इंडिया ईस्ट की ओर है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये वाला स्थान जो है, ये वाला आपको स्थान दिख रहा होगा, ये है गुजरात, ठीक है ना, कौन सा है, ये है गुजरात, ये आपको दिख रहा है, ये है गुजरात, ठीक है ना। अच्छा इसी गुजरात में एक स्थान पड़ता है गोर मोती, या फिर गोर माता भी जिसे बोलते हैं, गोहर मोती या फिर गोर माता, ठीक है, गोहर मोती या फिर गोर माता, गोर माता, गोर माता, ठीक है ना। ये कितना है, आपने 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री और 7 मिनट है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन कहां से होकर जाती है, गुजरात के गोर मोती से होकर जाती है, ठीक है ना, गुजरात के गोर मोती से होकर जाती है। इंदिरा कॉल क्या है, इंदिरा कॉल एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, ठीक है ना। ठीक, अच्छा उसके बाद हम बात करें, सबसे हमारा सबसे आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, सबसे ये वाला पॉइंट, ये आपको राज्य दिख रहा होगा जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है, आप कहेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो अरुणाचल प्रदेश जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये वाला स्थान है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट है। तो आपसे पूछेगा इंडिया का देशांतरी विस्तार कितना है, ये देशांतर है, तो देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। चलिए ठीक, अच्छा आपसे पूछेगा ये स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे ये स्थान है किबिथु, किबिथु स्थान है, ठीक है ना, किबिथु क्या है, किबिथु स्थान है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको ये चीजें समझ में आई, यानी इंडिया का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंदिरा कॉल लद्दाख तक जाता है। वहीं देशांतरी विस्तार को लेकर बात करें तो इंडिया का देशांतरी विस्तार गोर मोती या फिर गोहर माता से शुरू होता है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और ईस्ट की ओर जाते जाते 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर जाता है, और ये स्थान है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर देशांतर और अक्षांश क्या हैं, तो देशांतर जो है किसी भी ग्लोब को, ठीक है ना, किसी भी ग्लोब को यदि हम इस प्रकार सीधी रेखाओं में बांटे तो इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक। अच्छा अगर हम पृथ्वी को खड़ी रेखाओं में बांटे इस तरीके से, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है मेरे भाई। तो ये इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। इंदिरा पॉइंट सर बता दीजिए। अच्छा इंदिरा पॉइंट को बता दूं, तो आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप एक मैप लेंगे कोई, तो आप यहां पर समझेंगे क्या, मान लीजिए मैंने यहां पर कोई मैप लिया, ठीक है ना, यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार का विस्तार मुख्य भूमि से नीचे की ओर है, मुख्य भूमि से क्या है, मुख्य भूमि से नीचे की ओर है। तो ये तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है, यहां तक 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, लेकिन ये नीचे की ओर है, तो नीचे 0 डिग्री था, इसका मतलब हम अंडमान निकोबार की तरफ जाएंगे तो हम
8 डिग्री 4 मिनट से कम की ओर जाएंगे क्योंकि नीचे 0 डिग्री है, नीचे जाने पर 0 की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो पॉइंट है ना अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम पॉइंट, ये है 6 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है, ये है 6 डिग्री 4 मिनट, और इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। तीन नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ठीक, अच्छा, तो ये कहां पर है, ये ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट द्वीप है ग्रेट निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो जो आप लिखना चाहते हैं मैं आपको लिखवाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना, अब ये बताइए, अगर किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं, वही सारी चीजें हैं। ठीक है ना, वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको अब तक समझाई। ठीक है ना, अब तक जो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक, ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं। ठीक, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे कि मैं लिखवाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना, ठीक, जैसे कि मैं लिखवाता हुआ आपको चल रहा हूं, बोलता हुआ चल रहा हूं, आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इंडिया यानी भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, इंडिया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। सेकंड पॉइंट बनेगा, एशिया, इंडिया जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है, यानी इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक, चलिए, यहां तक दो चीजें अपनी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। आगे हम क्या देखेंगे, इंडिया जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल घेरे हुए है। ठीक, घेरे हुए है, यानी पूरे विश्व के 100% क्षेत्रफल का 2.4% इंडिया के पास है। उसके अलावा 2.4% क्षेत्रफल के साथ, ठीक, क्षेत्रफल के साथ इंडिया पूरे विश्व में 7वें स्थान पर आता है। 2.4% क्षेत्रफल के साथ इंडिया 7वें स्थान पर आता है। इंडिया से नीचे 6 देश, इंडिया से ऊपर 6 देश इस प्रकार हैं। पहले पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, उसके बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7th पर इंडिया आता है। इंडिया आता है। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या, आप आगे की ओर बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे, ये सभी हमने देखा, तो आगे की ओर बढ़ेंगे आप और नोट करेंगे ये सारी चीजें। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी इंडिया का नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है, वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है ना, ठीक, इसके अलावा इंडिया की ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे वो 2933 किलोमीटर है। ठीक, चलिए, इसके अलावा हम बात करें, इंडिया पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है। इससे ऊपर जनसंख्या में चाइना है, इससे ऊपर जनसंख्या में चाइना है। आशुतोष भाई नाम ले लिया, बताओ। ठीक, अच्छा, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% इंडिया के पास है। पूरी जनसंख्या का 17.5% इंडिया के पास है। आगे की ओर बढ़े, अब लिखेंगे भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। सब कुछ होगा, टाइम आने पर होगा भाई, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी आपने पूछा पढ़ाना चालू कर दिया। कितने कंट्री हैं, कितना क्षेत्रफल है, क्या सब कुछ होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी इंद्राकोल लद्दाख तक जाता है। ठीक है, लद्दाख तक जाता है। वहीं बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार को लेकर, तो देशांतरी विस्तार गुजरात के गोरमाता से शुरू होता है। ठीक है ना, और 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है, जो कि स्थान किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए, ठीक, यहां तक चीजें आपकी कंप्लीट हुई।
आगे की ओर बढ़े। ये सब हम समझ चुके हैं, ठीक। तो ये सब हम समझ चुके हैं। आगे की ओर बढ़े तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे भैया हमें यहां तक चीजें ये समझ में आई कि 68 डिग्री 7 मिनट से हमारा क्या शुरू होता है, देशांतरी विस्तार शुरू होता है, जो कि गुहार मोती गुजरात में है और जाता है किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। वहीं अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ये उत्तरी है, क्योंकि 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर है, तो उत्तरी से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक जाता है। और स्थान का नाम है इंद्रकोल लद्दाख में, और ये हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। जबकि ये तो मुख्य भूमि का था, अगर आपको द्वीपों को भी शामिल कर ले, ठीक है ना, ठीक है ना, द्वीपों को भी शामिल कर ले, तो आपको द्वीपों में शामिल कर लेंगे तो अंडमान निकोबार का विस्तार नीचे तक है। अगर अंडमान निकोबार का विस्तार नीचे तक है तो वो कितना है, वो 6 डिग्री 4 मिनट है। यानी भारत का द्वीपों सहित विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि सबसे दक्षिण में कौन है, आपने सबसे दक्षिण में जो है वो अंडमान निकोबार है। इसे ही कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। चलिए यहां तक यूपी की ज्योग्राफी भी पढ़नी जरूरी है, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर मैं इससे भी स्लो पढ़ाने लगा ना तो आपका कम से कम यूपी पुलिस की ट्रेनिंग के बाद सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बाप मेरे भाई कुणाल, मतलब नाम ही रोशन कर दिया मेरे भाई तूने, मतलब तूने नाम ही रोशन कर दिया। इतनी कमेंट कर भर भर के, कॉपी पेस्ट कर करके, पूरे कमेंट बॉक्स को भर दे और रिश्ते वाले आ जा, मैं बस मतलब बस कि लड़के ने इतना बढ़िया काम करा है, रिश्ता लेके जाओ इसके पास, कमेंट भरी है कॉपी पेस्ट कर करके। मेरा नाम भैया विकास राणा है, आपको कहीं कहीं दिख नहीं रहा है ना, अच्छा ढक गया हूं, ठीक है। चलिए हो जाएगा, एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अब हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, ठीक है ना, ठीक। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आपको इंग्लिश की है, ठीक है ना। आप, मैं आपकी कमेंट ही नहीं पढ़ रहा, आप जाइए, आपकी कमेंट कोई नहीं पढ़ी जाएगी, इतनी कमेंट, इतना डिट्रैक्शन वो करते हो आप, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, एरिया में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सेकंड पर आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पर आता है हमारा महाराष्ट्र, और फोर्थ पर आता है हमारा कौन सा, गुजरात, सॉरी फोर्थ पर आता है हमारा यूपी, ठीक। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे आप, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपको ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है ना, दिख पाए। चलिए यहाँ पर अब आपको अच्छे से दिखेगा। आपसे पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप कहेंगे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सेकंड पर उसके जस्ट नीचे आता है मध्य प्रदेश, उसके नीचे आता है हमारा महाराष्ट्र, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद फोर्थ पर आता है यूपी, यानी यूपी एरिया वाइज हमारा फोर्थ पोजीशन पर है, एरिया वाइज फोर्थ पोजीशन पर हमारा क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ठीक। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कोस्टल बाउंड्री किसकी सर्वाधिक है, कोस्टल बाउंड्री, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री गुजरात की है, सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा गुजरात की है। सेकंड पर कौन आता है, सेकंड पर हमारा आंध्र प्रदेश आता है, और थर्ड पर हमारा तमिलनाडु आता है। यानी हमारी तटीय रेखा में, तटीय रेखा में पहले स्थान पर, तटीय रेखा में पहले स्थान पर हमारा गुजरात, दूसरे पर हमारा आंध्र प्रदेश, और तीसरे पर हमारा कौन आता है, तीसरे पर हमारा तमिलनाडु आता है, ठीक है ना, तमिलनाडु आता है। तो देखिए एरिया में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर हमारा यूपी आता है। यदि हम बात करें कोस्टल बाउंड्री में, तो कोस्टल में हमारा गुजरात पहले पर, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर तमिलनाडु आता है, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें कंप्लीट है, ठीक है, यहां तक चीजें क्या है, यहां तक चीजें आपकी कंप्लीट है, ठीक। अच्छा उसके बाद हमारा आगे की ओर बढ़े तो आपसे कहेगा फिर सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो ये वाला राज्य प्रताप का कौन सा, गोवा, गोवा की तटरेखा सबसे कम है, गोवा की तटरेखा सबसे कम है, ठीक है ना, गोवा की तटरेखा सबसे कम है। मानव रहते हैं क्या, और रहते हैं तो भारत की मुख्य भूमि से इतना अलग क्यों है। अच्छा देखिए अंडमान निकोबार पे मानव रहते हैं, उस पर जनजातियां रहती हैं, जैसे शोम्पेन है, ठीक है ना, सेंटलीज है, ये जनजातियां रहती है अंडमान निकोबार में। अब आप कह रहे हैं इसका विस्तार भारत से नीचे क्यों है, तो ये बात वास्तव में भारत की मुख्य भूमि का भाग नहीं है, हिमालय जो डूब गया है पानी में वो हिमालय है अंडमान निकोबार,
ठीक, चलिए आशीष करें, स्पीड थोड़ी तेज करिए, अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन आएगा, स्पीड थोड़ी ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य यूपी है। कौन सा है? यूपी है, जो कि यूपी हमारा कितने 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। यदि आपसे पूछे राज्य कितने, स्टेट कितने हैं, तो स्टेट है 8 और यूटी पूछ ले तो यूटी है 1, और स्टेट और यूटी मिलाकर पूछ ले कितने हैं, तो 8 + 1 9 स्टेट प्लस यूटी को स्पर्श करता है यूपी। और इसके साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, ठीक है ना, ठीक, चलिए सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, उसके अलावा सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है? सिक्किम की है। जबकि पहले पर कौन आता है जनसंख्या में? पहले पर यूपी आता है जनसंख्या में, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। किसके? सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है आपकी? सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड बनाता है। कौन सा? नागालैंड बनाता है सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक, ये आपको लद्दाख दिख रहा होगा, ये यूटी है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? वो लद्दाख है। वो कौन सा? वो है लद्दाख। ठीक, तो यहां तक चीजें जो हो वो आपकी कंप्लीट हुई होंगी, ठीक है ना, ये वो कंप्लीट हुई होंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा मेरे भाई, हमने ये पढ़ा कि सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री गुजरात की है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आप कहेंगे राजस्थान का है, ठीक है ना, और सबसे पहले पर जनसंख्या में यूपी है, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है? सिक्किम की है। सबसे छोटी बाउंड्री गोवा की है, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा नागालैंड की लगती है, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? वो है यूपी। कितने राज्य? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में यूटी लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है मेरे भाई। ठीक, चलिए चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद ये करता हूं, सबसे पहले ये बताइए आपको क्या कि आज अच्छी लगी या नहीं क्लास, ये बताइए सबसे पहले, ठीक है। थोड़ा मैंने दिक्कत ये हुई, ठीक है ना, ठीक, दिक्कत ये हुई है कि आपके साथ कि चलिए थोड़ा सिलेबस बताने में थोड़ा सा टाइम गया था आगे, बाकी हम कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास कैसी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि इसको लेकर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो आगे आने वाली क्लासेस में, तो आप विकास राणा 4903 पर इस पर आप भेज सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो। इसके अलावा आप सर्च भी यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, ज्योग्राफी बाई विकास राणा, आपको मैं वहां पे भी मिल जाऊंगा, ठीक। और बाकी के लिए आप कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो किससे रिलेटेड, आपका कोई भी डाउट हो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक। बाकी आपका जीवन, आपके पारिवारिक जीवन से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। आपको इसके नोट्स अभी क्लास के बाद डलवा दिए जाएंगे, और बाकी हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे। स्पीड इतनी बेस्ट है, ठीक है ना, इतनी स्पीड इतनी बेस्ट है। बाकी हम कल मिलेंगे, आपको क्लास उम्मीद करता हूं अच्छी लगेगी, और क्लास जो है आपके नोट्स प्रॉपर आपको मिलते रहेंगे। आपको यहाँ पर केवल अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है ना, रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक। ये आपको स्पीड चलिए, मुझे ऐसा कमेंट से ऐसा लग रहा है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया, एक दो हरकतियों को छोड़कर, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश में भी कल से थोड़ा थोड़ा नोट करवा दिया करेंगे। समझ में नहीं आया, आपके समझ में भी नहीं आ पाएगा अगर ये नहीं आया तो, ठीक है। यूपी भी स्टार्ट हो जाएगी, सब एक संग स्टार्ट, सब खा जाओ, पनीर, पाव भाजी, आलू चाट सब खा जाओ, पेट खराब कर लो। परीक्षा से पहले कोर्स भी पूरा करवा दिया जाएगा मेरे भाई। जय हिंद, बाय बाय। उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छा लगा होगा। बाकी हम कल मिलते हैं, कल की